नेक्स्ट चीज गाइस जो हम लोग को रिवाइज करनी है वो क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल गिवन है जिसके आपको तीन वर्टिसेस पता है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। कोई ट्रायंगल गिवन है जिसके आपको तीन वर्टिसेस पता है और आपको उसका एरिया निकालना है, तो वो डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आप देख सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी होगी गाइस, बहुत आसान है। ठीक है, तीन वर्टिसेस हैं, ठीक है, ट्रायंगल की x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अगर कोई डिटरमिनेंट है, सॉरी कोई ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टिसेस आपको गिवन है, पहली वर्टेक्स x1 y1, दूसरी वर्टेक्स x2 y2 और तीसरी वर्टेक्स x3 y3, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। और बाहर क्या है ये, दिस इज मॉड्यूलस, बाहर क्या है, मॉड्यूलस। आप कहोगे भैया मॉड्यूलस क्यों लगाया, अंदर वाला क्या है, ध्यान समझना, ठीक है, फोकस करो। ये एक डिटरमिनेंट है, जो अंदर वाला है ये क्या है, ये एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं इसको, डिटरमिनेंट है, ये है एक डिटरमिनेंट जो अंदर वाला है। लेकिन जो मैंने बाहर लगाया ये क्या है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लगाया, बिकॉज एरिया कैन बी नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया की वैल्यू क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये मॉड्यूलस साइन लगाया है बाहर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया। बेसिकली फॉर्मूला याद करना है, हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तीन वर्टिसेस गिवन होगी तो क्या तू एरिया निकाल लेगा, फटाफट से देख एक एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ी जगह बना लूं क्या, थोड़ी जगह बना लेता हूं ताकि अच्छे से तेरे को बता पाऊं मैं। ठीक है, फटाफट से देख ले, बहुत आसान है, फॉर्मूला मिटा दूं नहीं तो तू देख देख कर देगा। ठीक है, फटाफट से देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्रायंगल दिया जिसकी वर्टिसेस हैं 1 0 2 3 एंड 3 5। ये आपको कोई ट्रायंगल दिया, एरिया बताना है। मैंने कहा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पता है क्या होगा, हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 1 0 1 x2 y2 1 2 3 1 x3 y3 1 3 5 1। चलो उठा के लाख काटे। अब बता, बाहर एक मॉडुलस लगाता हूं ताकि अगर नेगेटिव भी आए तो मॉडुलस से वो पॉजिटिव हो जाए। क्या तू इसको सॉल्व कर लेगा, दिस इज हाफ टाइम्स 1 इंटू 3 5 1 1 माइनस 0 टाइम्स कुछ डिटरमिनेंट आएगा। मैंने लिखा क्यों नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 ही होना है, तो तू लिख लियो। ठीक है, वैसे तो इसको एलिमिनेट करके 2 3 1 1 आएगा, पर जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही होना है। प्लस 1 टाइम्स, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी रो के अलोंग करना, किसी भी कॉलम के अलोंग, आंसर सेम आएगा। प्लस 1 टाइम्स 2 3 3 5 एंड इसका होल का क्या है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लगाने का मकसद एक, ताकि पॉजिटिव रहे आंसर, तो ये जाएगा 3 - 5 प्लस 10 - 9, तो जाएगा 1 - 2 विच विल बी इक्वल्स टू -1, दिस विल बी इक्वल्स टू -1/2 का मॉड्यूलस, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। डोंट माइंड अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, बट प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, अगर तीन ट्रायंगल की वर्टिसेस पता है तो एरिया निकालने का तरीका ये है। बेसिकली आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते थे ना, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, जो आप ये पढ़ते थे ना बेटा, वो बेसिकली इसी डिटर्मिनेंट का वो है एक्सपेंशन। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ही आप पढ़ते थे, उस समय आपको नहीं पढ़ाया जाता था डिटरमिनेंट क्या होता है, लेकिन आई होप अब आपको डिटरमिनेंट के हिसाब से समझ आ गया होगा। और एग्जाम में अगर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो गलती मत कर देना ये फॉर्मूला लगाने की, बिकॉज आपके सिलेबस में डिटरमिनेंट है और वो चाहता है कि आप डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। क्या होता है, हाफ टाइम्स x1 y1 1, हाफ टाइम हाफ तो बाहर आ गई, सॉरी, हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ध्यान रखना बेटा, हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तीन वर्टिसेस तेरे को पता होंगी, तू एरिया निकाल लेगा, बहुत सिंपल। मॉडुलस लगाना मत भूलियो, नेगेटिव आंसर कभी हो नहीं सकता एरिया का। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज बेटा ये ध्यान रखना यार हमेशा कि अगर तीन जो पॉइंट्स हैं आपके वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं या फिर तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उसका हमेशा एरिया क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि
अगर कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करेंगे या कोलिनियर होंगे तो आप उन 3 पॉइंट से कभी भी एक ट्रायंगल बना नहीं पाओगे, और अगर ट्रायंगल बन नहीं पाएगा तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया क्या होने वाला है, 0। बिकॉज अगर ट्रायंगल बनता तभी तो एरिया ऑक्यूपाई करता, अगर ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया क्या होगा, 0। तो अगर जीवन में आपको कभी भी 3 पॉइंट्स ऐसे बताए जाएं जो कोलिनियर हैं तो उनका एरिया क्या होता है, उनसे बनने वाले ट्रायंगल का 0। ठीक है, ये एक मिथ है क्योंकि ट्रायंगल तो बना ही नहीं, बस अगर वो पूछ ही रहा है कि भाई एरिया बता, उसने कहा ही नहीं ट्रायंगल बनाया नहीं, तो मैं कहूंगा भाई 0 होगा। 0 का मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं, सही बात है ना। तो अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर लाई करते हैं, तो उन 3 से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0, जो कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगली बात बेटा आपको ध्यान रखनी है, अगर एरिया गिवन हो, इफ एरिया इज गिवन, तो हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज करने हैं। क्या मतलब हुआ इसका, अगर वो तेरे को कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि जो आपका एरिया है वो 35 के बराबर है और जो वर्टिसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1 2 2 3 एंड 3C, इस तरह से दे और आपसे पूछे C की वैल्यू बताओ, तो हमेशा ध्यान रखियो तो क्या करेगा, हाफ टाइम्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 35। इस प्लस माइनस को भूलना नहीं है, इसको रिमेंबर रखना, इसको रिमेंबर करना है, बिकॉज ये बहुत जरूरी बात है। अगर कभी भी तेरे को एरिया गिवन मिलेगा तो तू हमेशा प्लस माइनस अपनी तरफ से लगा देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये हमेशा क्या होता है, मॉडुलस होता है। मॉडुलस जब हटता है तो दूसरी साइड पर प्लस माइनस आता है, दैट्स वाई। ठीक है, बट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बात मेरी भैया की याद रखियो, क्या एरिया निकालना तेरे को आना चाहिए। अगर 3 वर्टिसेस पता है तो तू एरिया निकाल ले। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए जाएं तो उसका एरिया वो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। वो इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि वो 3 पॉइंट्स देता कि 2 1 3 1 एंड x1 आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। वो इस तरह बोल सकता था कि ये 3 पॉइंट्स हैं और कोलिनियर गिवन है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं कहूंगा बेटा कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, हेंस देयर एरिया शुड बी 0। डिटरमिनेंट का एरिया वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको 0 के बराबर रखूंगा और x की वैल्यू निकाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट। फिर अगर मैं पूछता हूं कि ऐसे ऐसे 3 वर्टिसेस गिवन है और हमें एरिया गिवन है 35, अगर वो कभी भी एरिया देगा, कभी भी अगर एरिया गिवन होगा तो उस गिवन एरिया के साथ प्लस माइनस लगाना मत भूलियो। ठीक है, वो 3 वर्टिसेस दें और बोले इसका एरिया ये है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बताओ। यहाँ C है, K X Y Z कुछ भी पूछता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बस ध्यान रखना है कि वो पूरा फॉर्मूला लगाओ जैसे आप एरिया निकालते हो अपनी तरफ से। ये गिवन है 35 के बराबर, लेकिन प्लस माइनस लगाना मत भूलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस लगाना मत भूलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बताना था, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज गाइस जो हम लोगों को रिवाइज करनी है वो है फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट्स। मान लीजिए वो तेरे को 2 पॉइंट्स देता है, मान लीजिए वो तेरे को पॉइंट्स देता है 1 2 गिवन है एंड 2 3 गिवन है। इन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। ठीक है, तो जज्बाती मत हो जाना और स्ट्रेट लाइन के वो मत लगाया ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज वो 11th क्लास का काम था। वो चाह रहा है कि आप डिटर्मिनेंट से कहो, वैसे तो वो मेंशन करेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, फिर भी कोशिश करना कि यार अगर 12th क्लास के पेपर में आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हो तो इसी की हेल्प से लिख दो, बेटर रहेगा। बिकॉज ये पार्ट सिलेबस में, ठीक है, हमें सिलेबस वाला काम करना है, हमें अपना ज्ञान नहीं फैलना है वहां। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना बेटा कि जो कुछ सिलेबस में हो उससे रिलेटेड बात ही लिखो। बोर्ड एग्जामिनेशन है तो इसलिए दिक्कत हो जाएगी, वो वही चेक करेंगे जो मार्किंग स्कीम में गिवन है और मार्किंग स्कीम में वही गिवन होगा जो आपके सिलेबस में है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है या प्रायर नॉलेज है तो कोशिश करो कि जो अभी प्रेजेंट नॉलेज आपने सीखी है वही अप्लाई करो। ठीक है, इक्वेशन लाइन निकालनी है तो मेरे से ध्यान से समझो। इक्वेशन लाइन निकालने के लिए हमेशा क्या करते थे हम, स्ट्रेट लाइन में सीखा था एक जनरल पॉइंट ले लेते थे x, y। ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स गिवन है 1, 2 एंड 2, 3। आप कहोगे भैया आपने इसको लाइन पर क्यों ले लिया। मैंने कहा भाई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, मतलब कि लाइन पर तो दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे ही। तो 2 पॉइंट्स तो ये हो गए जो गिवन है मेरे को A B, और तीसरा पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि चल कोई जनरल पॉइंट है x, y और यही वेरिएबल्स होंगे लाइन के जिसमें मैं x और y के डिफरेंट वैल्यूज डाल के इस लाइन पर सारे पॉइंट्स को पा लूंगा। मैंने क्या बोला यार एक चीज देख रहा था, ये तो लाइन पर लाई करके यार, एक पॉइंट मैंने लाइट करा, 2 पॉइंट्स ये हैं, ये तो यार तीनों लाइन पर लाई कर दे। अभी अभी तेरे को क्या सिखाया था, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करें या कोलिनियर तो उनका एरिया क्या होता है, 0 होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या 0 होगा। क्या हाफ टाइम्स 1 2 1 2 3 1 एंड x y 1 क्या 0 के बराबर होगा। क्या इसका मतलब 1 टाइम्स 3 माइनस वाई माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस x प्लस 1 टाइम्स 2y माइनस 3y 2y माइनस 3x क्या ये 0 के बराबर होगा।
क्या 3 माइनस वाई माइनस 4 प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3x क्या 0 के बराबर हो जाएगा? यहां से उठा बचा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। देख ले अगर ना यकीन हो रहा हो, 1 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? 2 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? जी हाँ। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कभी भी इक्वेशन में लाइन निकालनी हो, दो पॉइंट्स गिवन हो, तीसरा पॉइंट अपनी तरफ से लेट कर x, y और उन तीनों से जाने वाले एरिया को क्या कर दे? 0 कर दे ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। आई होप ये टाइप क्लियर हो गया। अगर पेपर में पूछी जाए तो कराइयो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज गाइस जो हम लोगों को रिवाइज करनी है वो क्या है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बड़े ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लोगों को रिवाइज करने हैं। क्या होता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स को फिलहाल के लिए भूल जाइए, माइनस की बात करते हैं। माइनस क्या होते हैं? माइनस क्या होता है सिंपली समझे। अगर मैं बात करूं माइनर्स बेसिकली पता है क्या होता है? माइनर्स भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है। पहली बात तो ये समझो कि जो माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं वो एलिमेंट वाइज होते हैं, यानी कि हर एलिमेंट का अलग माइनर और अलग कोफैक्टर होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक डिटर्मिनेंट गिवन है तो इसका एक माइनर और एक कोफैक्टर होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अलग अलग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए मैट्रिक्स दे दी जाए जो कि है 1 2 3 4, तो 1 का अलग माइनर कोफैक्टर होगा, 2 का अलग माइनर कोफैक्टर, 3 का अलग और 4 का अलग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए मैट्रिक्स पूरी का एक माइनर और एक कोफैक्टर होता है, ठीक है। माइनर्स एलिमेंट के डिफाइन होते हैं, इसलिए मैंने लिखा ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ताकि तू याद रख सके कि ये एलिमेंट वाइज डिफाइन होते हैं। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं माइनर क्या होता है। माइनर बेसिकली बेटा पता क्या होता है? जिस एलिमेंट का तू माइनर निकाल रहा है ना, जिस एलिमेंट का तू माइनर निकाल रहा है उसकी रो छुपा ले, उसका कॉलम छुपा ले, बचे हुए का डिटर्मिनेंट उसका माइनर होगा। चमका? क्या बोला मैं बोला कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर मैं बात करूं कि M11 क्या होगा? 11 का मतलब समझ गया? आई जे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। 11 यही तो है ना A11। तो मैंने क्या पूछा? M11 क्या होगा? कैपिटल M से डिनोट करते हैं माइनर को, तो वो होगा इस 11 वाली रो को छुपा ले, फर्स्ट रो को छुपा ले और फर्स्ट कॉलम को छुपा ले, बचे हुए का डिटर्मिनेंट वो क्या है? डी के बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या होगा? ये डी। सिमिलरली M12 क्या होगा? M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या ये? इसके रिलेटेड कॉलम और रो छुपा ले, बचा क्या? सी। डिटर्मिनेंट सी हो गया। M21 क्या होगा भाई? डी। हाँ सही बात है। M21 ध्यान से देख ले पहले, डी तो नहीं होना चाहिए। देखो M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला है, इससे रिलेटेड रो छुपा ली, कॉलम छुपा लिया, बी होगा। ध्यान से देख, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी। और M22 क्या होगा? अब ये तो यार बोल दे, ये कॉलम छुपा लिया, ये रो छुपा ली, 22 से रिलेटेड बचा क्या? ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये किसके बराबर होगा? ए के। आई होप अगर जैसे 2x2 मैट्रिक्स के माइनर्स निकालने को बोले जाए तो निकाल लेगा। क्या 2x2 मैट्रिक्स के माइनर्स निकल जाएंगे? कैसे निकलते हैं? जिस भी एलिमेंट के माइनर निकालना हो उससे रिलेटेड रो छुपा लो, कॉलम छुपा लो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। जिस भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना है किसी एलिमेंट का, उस एलिमेंट से रिलेटेड रो छुपा, कॉलम छुपा, बचे का डिटर्मिनेंट माइनर होता है। ध्यान रखिए ये बात, ठीक है। आई एम सॉरी। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो आगे क्या बात करनी है। ये तो हो गई भाई 2x2 की बात। अगर मैं 3x3 की बात करूं बेटा, 3x3 की अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे दी जाए, कैसी कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है 1 0 2 3 1 2 1 5 7, इस तरह की आपको मैट्रिक्स दे दी जाए तो इसमें कितने माइनर्स होंगे? पहले तो ये सोच के बता। हर एलिमेंट का होगा भाई एक माइनर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। वैसे भी 3x3 की है तो 3 × 3 9 वैसे भी हो जाता है, ठीक है। रिवीजन की वजह से बोल रहा हूँ, इतनी बकवास होना दिख रहा है सबको 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो 3x3 है तो 3 × 3 भी 9 होता है, गिन भी सकता है। ये सब बातें पढ़ाई थी तो वैसे ही बोल दी, ठीक है। तो ये इसमें कितने माइनर्स होंगे? हर एलिमेंट का एक माइनर, इसमें 9 माइनर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं M11 की बात करूं तो डेफिनेशन नहीं बदलेगी। M11 का मतलब ये एलिमेंट, इससे रिलेटेड रो छुपा, कॉलम छुपा, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। 1 2 5 7 का डिटर्मिनेंट तेरा आंसर होगा माइनर का M12 का। सिमिलरली सबके ऐसे ही निकल जाएंगे, रो छुपा, कॉलम छुपा, बचे हुए का डिटर्मिनेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? M12, तो इसकी रो छुपाई, कॉलम छुपाया, बचा हुआ 3 1 2 7। सीक्वेंस मेंटेन रखिए भाई, 3 1 2 7 3 2 1 7 वैसे ही लिखा हो ऑर्डर में, ये नहीं कि 1 यहां पहुंचा दिया, ठीक है। जैसे लिखा हुआ वैसे ये हो जाएगा M12। सिमिलरली अगर मैं बात करूं M33 की, M33 क्या होगा? थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इससे रिलेटेड ये रो छुपाई, कॉलम छुपाई, बचा गया 1 0 3 1 1 0 3 1।
इसको जब सॉल्व करेगा ये होगा माइनर ऑफ M33। इसी तरह से तू इस मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकता है। आई डोंट थिंक तेरे को कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। 2x2 में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकल जाएगा, 3x3 में किसी भी एलिमेंट का माइनर निकल जाएगा, 4x4 नहीं पूछेगा, 4x4 मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो जी, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज गाइस जो हम लोगों को रिवाइज करनी है वो है कोफैक्टर्स क्या होते हैं। CIJ से डिफाइन करा जाता है कोफैक्टर्स को। अगर तेरे को माइनर समझ आ गया तो कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गया, -1 की पावर i प्लस जे। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है -1 की पावर i प्लस जे माइनर। कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे माइनर। ध्यान रखना, कोफैक्टर इज -1 की पावर i प्लस जे माइनर। अब माइनर निकालना तो आ गया, मान लीजिए तेरे को कोफैक्टर निकालना है। अच्छा, जैसे माइनर 9 के 9 एलिमेंट्स के थे, वैसे कोफैक्टर भी 9 के 9 एलिमेंट्स के होंगे। ये करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए आपको निकालना है C12, तो C12 के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगा? M12 चाहिए होगा। तो पहले मैं M12 तैयार कर लेता हूं। M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। M12 इसकी बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड रो छुपाई, कॉलम छुपाया, बचे हुए का डिटर्मिनेंट, वो क्या हो गया? 2736। दिस विल इक्वल्स टू 12 माइनस 21। कितना हो जाएगा? ये जोड़ लेना यार, 6 to 12 और 7 3 21 कितना हो जाएगा? जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो। गिन के बताऊं? 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना कितना? 9 -9। ठीक है भाई। अरे चल यार, झक मार ली थोड़ी सी। M12 हो गया, ठीक है। अब अगर आपको C12 निकालना है तो C12 बेसिकली क्या होगा? C12 होगा -1 की पावर i प्लस जे 1 + 2 टाइम्स M12। M12 की वैल्यू क्या आई? -9। तो ये जाएगा -1 की पावर 3 टाइम्स -9 विच विल बी इक्वल्स टू +9 आंसर, बिकॉज -1 की पावर 3 क्या होगा? -1 होगा। ऐसे ही कोफैक्टर्स निकालने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं है। अगर तेरे को माइनर समझ आ गया है, माइनर क्या होता है? जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उससे रिलेटेड रो कॉलम छुपाओ, बचे हुए का डिटर्मिनेंट, वो होता है माइनर। और कोफैक्टर में बस एक एक्स्ट्रा पार्ट मल्टीप्लाई हो गया माइनर से, वो क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे। ये तो बहुत ही आसान है। अगर मान लो आपको C22 निकालना होता तो वो होता -1 की पावर 2 + 2 m टाइम्स 22। M22 तो निकाल ही लेता। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को गायब करके इन 4 एलिमेंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट निकलता, और ये क्या हो जाता? -1 की पावर 4 जो +1 के इक्वल हो जाता, तो M22 के बराबर इसका आंसर हो जाता। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। -1 की पावर i प्लस जे तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है ना। और माइनर्स तुम्हें निकालने आ गए, सो आई होप आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज गिवन है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर, उसके एग्जांपल को नहीं मारना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जिनको पहले से आता है, आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइनल चीज यार फटाफट से रिवाइज कर लो, वो क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, मैं CIJ से रिप्रेजेंट कर रहा था ना कोफैक्टर्स को। आपके एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में AIJ से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो तुम इससे ही करना, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आपको कि भैया CIJ AIJ हमें तो निकालने से मतलब है, लेकिन मैं आपको कहूंगा बेटा बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो जैसे वो चाहता है वैसे कर। तो तू हमेशा कोफैक्टर्स को AIJ से ही रिप्रेजेंट करना, ठीक है। CIJ को भूल जा, ठीक है। वैसे होता है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है AIJ, यहाँ पर एनसीईआरटी में AIJ है तो हम AIJ लिखेंगे, तो AIJ लिखियो, ठीक है। फटाफट समझो, अगर आपको 3x3 का कोई डिटरमिनेंट गिवन है या फिर 2x2 का भी डिटरमिनेंट गिवन है, तो ध्यान से समझो। एक तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका मैं आपको सिखा ही चुका था। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता था? वही प्लस माइनस प्लस छोड़ छोड़ के करते जाओ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक तो वो तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है? आप कोई भी एक रो उठा लो या फिर कोई भी एक कॉलम उठा लो, उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको डिटरमिनेंट का आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है और इसमें अगर आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो, यानी कि R1 के लॉन्ग निकालना चाहते हो, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर, पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर, प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर, आपको क्या आंसर दे देगा? डिटरमिनेंट का आंसर दे देगा, ठीक है। मान लीजिए अब आप इसके अलोंग एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो क्या होगा? पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर, प्लस दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर, प्लस तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर। इस तरह से आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उठा लीजिए और उसको आप अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। यही नहीं, अगर आप एलिमेंट्स किसी और रो के उठाते हो और कोफैक्टर किसी और रो के उठाते हो, तो हमेशा आपको आंसर 0 मिलेगा। क्या बोला मैंने बोला, ये तो समझ आ गया ना बेटा? ये समझ आ गया तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अगर ना समझ आया तो बेटा पीछे करके देख लेना। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं एलिमेंट्स तो ये वाले उठा लूं और कोफैक्टर कोई और उठा लूं, यानी कि A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A12 प्लस A31 कैपिटल A13, तो ये हमेशा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अगर आप एलिमेंट्स किसी और रो या कॉलम के उठा रहे हो
और जो कोफैक्टर्स हैं वो किसी और रो या कॉलम के उठा रहे हो। कोफैक्टर्स मैंने R1 के उठा लिए और एलिमेंट C1 के उठा लिए, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एलिमेंट्स किसी और रो के लेते हो या कॉलम के लेते हो और कोफैक्टर अलग लेते हो तो आपको आंसर मिलेगा 0। अगर आप एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के, तो उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू मिल जाएगी बेटा। आई होप आपको ये सारे का सारा रिवीजन क्लियर हुआ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं यार। आई होप ये सारा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से देखेंगे कि क्या सीबीएसई पूछता है, क्या नजरिया रखता है, और जल्दी इस चैप्टर को भी फटाफट से क्लोज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें यार चैनल के साथ, और खूब सपोर्ट करें यार। वीडियोस को शेयर कर देना, लाइक कर देना और फैला डालना, ठीक है। सी यू ऑल वेरी सून।